हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा आज का मोटिवेशन कोट है, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो साथियों, जो भी आपके लक्ष्य या जो भी आपके अपने गोल्स हैं उनको अचीव करने में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उनका आप डटकर सामना करिए, क्योंकि जब आपने सोच ही लिया है मंजिल को तो बीच में आने वाली समस्याओं के बारे में क्या सोचना। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो फ्यूचर में डीएसएसबी एएनएम, यूपी एएनएम, जो बिहार एएनएम, इनकी जो एग्ज़ाम होने उनके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ हम लेकर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट एक मोनोमर का उदाहरण है। तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोमर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन देखेंगे, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें बात करें, जो स्टार्च है, सेलुलोज है और जो ग्लूकोज है, ये तीनों ही क्या है, ये बेसिक यूनिट हैं पॉलीमर मॉलिक्यूल की। वही बात करें जो मोनोमर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते तो पॉलीमर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये किसके द्वारा बने होते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा बने होते हैं। तो इसमें जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। ध्यान रखेंगे ये तीनों ही क्या हैं, पॉलीमर मॉलिक्यूल हैं की बेसिक यूनिट हैं, लेकिन ग्लूकोज क्या है, एक मोनोमर का एग्जाम्पल भी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, केमिकल नेम ऑफ विटामिन D3 इज़। हमसे पूछा गया है केमिकल नेम विटामिन D3 का। ऑप्शन देखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, ट्रोकोफिरोल्स, कोलियोकैल्सिफेरॉल या थायमिन। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का, ट्रोकोफिरोल्स होता है विटामिन ई का और कैल्सीफिरोल होता है विटामिन D3 का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड थायमिन होता है विटामिन B1 का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोलियोकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीले नारंगी फल और सब्जियां डैश से भरपूर होती है। फिलअप पूछा है हमसे, जो पीले नारंगी जो फल होते हैं और जो सब्जियां होती है वो किससे भरपूर होती है। ऑप्शन देखेंगे, कैरोटीन, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स या जिंक। तो जो कैरोटीन होती है ये क्या करती है, ये येलो ऑरेंज कलर फ्रूट्स को देते हैं, और जो कैरोटीन होता है ये क्या उससे होते हैं, ये मतलब एंटीऑक्सीडेंट इनको कहा जाता है। और इसके एग्जांपल होते हैं कैरोटीन रिच के, जैसे कि गाजर हुई, पंपकिन हुई, तो ये इसके एग्जांपल होते हैं। तो जो पीले और जो नारंगी फल होते हैं ये किसके कारण होते हैं, वहाँ पर कैरोटीन की प्रेजेंस की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन प्रिवेंट्स बर्थ डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न। तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा विटामिन है जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं उनसे प्रिवेंट करता है न्यूबॉर्न बेबीज़ में। ऑप्शन देखेंगे, फोलिक एसिड, थियामीन, बायोटीन या राइबोफ्लेविन। तो ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे बर्थ डिफेक्ट, जैसे कि एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं, वो डिसऑर्डर या वो डिफेक्ट जिसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन अफेक्ट होती है, तो उनको कहा जाता है एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और ये किसकी कमी से कारण देखने को मिलते हैं, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का केमिकल नेम क्या है, वो किससे प्रेजेंट करते हैं हम इसको, विटामिन B9। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोलिक एसिड। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, ज्वार, चावल, चना या बाजरा। तो जो ज्वार है, चावल है और जो बाजरा है, इनमें क्या हमारे को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन चने से क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज़ एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो हमसे पूछे इनमें से कौन सा विटामिन है जो ज़रूरी होता है खून के गाढ़ेपन के लिए। ऑप्शन देखेंगे, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के
और विटामिन डी। तो जो विटामिन के है ये क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, यानी जो खून का गाढ़ापन उसको बनाए रखता है, जिससे कि खून जल्दी से बहता नहीं है जब भी कभी भी इंजरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेस यानी सूक्ष्म मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा जो ट्रेस मिनरल है जो कि हमारे शरीर में सबसे कम पाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम या सेलेनियम। तो बात करें जो ट्रेस एलिमेंट या ट्रेस मिनरल होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सूक्ष्म, यानी इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बॉडी के अंदर काफ़ी लो होती है। तो कुछ इस तरह से होते हैं जैसे कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोरीन, सेलेनियम। तो ये कुछ ऐसे मिनरल हैं जो हमारी बॉडी में काफ़ी कम कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम क्या पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सेलेनियम। नेक्स्ट वन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोरीन खनिज की कमी होने पर मानव शरीर कैसे प्रभावित होता है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर बॉडी में फ्लोरीन जो एलिमेंट होता है या मिनरल होता है उसकी कमी हो जाए तो वहाँ पर किस तरह के कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। ऑप्शन देखेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख में कमी आना, गोइचर यानी जो घेंगा रोग होता है, वीक टीथ या एनीमिया। तो क्या होता है, जब फ्लोरीन की कमी होती है बॉडी में तो वहाँ पर हमारे को क्या देखने को मिलता है, वीक टीथ देखने को मिलते हैं। और क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस भी देखने को मिल सकता है यूँ तो फ्लोरीन की कमी से, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीक टीथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर में हमारे जो कुल पोषक तत्व खनिज हैं उसका अवशोषण यानी जो एब्जॉर्प्शन है 90% तक कहाँ होता है। जो हमारे जो टोटल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन 90% तक कहाँ पर होता है। ऑप्शन देखेंगे, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो बड़ी आंत होती है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो छोटी आंत। तो बताइए, तो जो 90% जो हमारा जो खाना होता है, जो फूड होता है, उसका ज़्यादातर कहाँ एब्जॉर्प्शन या अवशोषण देखने को मिलता है, तो ये मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो इसके अंदर क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये ऑर्गन है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स। तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड फैट का स्रोत है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑलिव ऑयल, चीज़, चिकन या कोकोनट ऑयल। तो हम बात करें अनसैचुरेटेड फैट्स की, तो अनसैचुरेटेड फैट्स जनरली क्या होते हैं, जो हम प्लांट से लेते हैं और ये जनरली गुड फॉर हेल्थ होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑलिव ऑयल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑलिव ऑयल कहाँ से हमारे को मिलता है, ये ऑलिव सीड से मिलता है। वही बात करें चीज़, चिकन, कोकोनट ऑयल, ये क्या है, ये सोर्स हैं सैचुरेटेड फैट्स के। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो यहाँ से हमारे को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑलिव ऑयल। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो आप किस तरीके से चेक करेंगे जो प्रेजेंस है स्टार्च की लीव्स के अंदर। ऑप्शन देखेंगे, अल्कोहल टेस्ट, रिडक्शन टेस्ट, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट या आयोडीन टेस्ट। तो जो स्टार्च की बात करें तो स्टार्च क्या होता है, एक पाउडरी फॉर्म सब्सटेंस होता है, यानी एक पाउडरी फॉर्म में सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और जो ये ग्लूकोज होता है ये एनर्जी के तौर पर यूज़ कौन करता है, प्लांट यूज़ करता है अपने फूड बनाने के लिए। तो कौन यूज़ करता है, फूड बनाने के लिए प्लांट यूज़ करता है। तो जो हम प्रेजेंस चेक करते हैं स्टार्च की वो किसके द्वारा करते हैं, आयोडीन टेस्ट के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन टेस्ट।
और आयोडीन टेस्ट को क्या कहा जाता है? प्रेजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेजेंस टेस्ट भी कहा जाता है किसको? आयोडीन टेस्ट को। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। खाद्य दृष्टिकरण यानी जो फूड फोर्टिफिकेशन इज़ नीडेड टू मेंटेन, जो फूड फोर्टिफिकेशन है वो किस लिए ज़रूरी होता है? ऑप्शन देखेंगे, बैलेंस डाइट इन बॉडी, एक्सेसिव ऑफ विटामिन्स इन बॉडी, टू मेक फूड टेस्ट स्मेल बेटर, या टू एनहेंस द टेक्सचर ऑफ फूड। तो जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है, खाद्य दृष्टिकरण होता है, ये किस लिए करते हैं हम? कि जो हमारी जो डाइट है वो बैलेंस रहे, जो डाइट है हमारी बैलेंस रहे, जिससे कि जो उसका इम्प्रूवमेंट हो सके उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हम आमतौर पर सभी खनिजों या जो मिनरल्स होते हैं से प्राप्त करते हैं। हमसे पूछा गया इनमें से डैश से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ओनली रफेज, ओनली मिनरल वाटर, ओनली मिनरल टैबलेट्स, या फूड। तो क्या होता है, हम आमतौर पर जो फूड या खनिज किससे प्राप्त करते हैं? मिनरल जो हमारे शरीर को चाहिए होती है वो फूड से प्राप्त करते हैं। तो जो मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी बॉडी की, वो कौन फुलफिल करता है? वो फूड ही फुलफिल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, फूड। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो हमसे पूछेगा इनमें से कौन जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ और जो फॉर्मेशन है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और फॉर्मेशन है उसके लिए, और जो न्यू सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में उसके लिए ज़रूरी है। ऑप्शन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, प्रोटीन, या फैट। तो जो प्रोटीन होते हैं ये एसेंशियल होते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल। जो प्रोटीन होते हैं जो हमारी जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है और जो हमारे जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? प्रोटीन के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 15। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, जो ग्रोथ हार्मोन है वो कहाँ से बनता है? ऑप्शन देखेंगे, लीवर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, या एड्रिनल ग्लैंड। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसको सोमैटोट्रोपिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमैटोट्रोपिन भी कहा जाता है। जो क्या बनाता है, ये कहाँ पर बनता है? ये बनता है एंटीरियर लोब, यानी जो आगे का जो हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहाँ पर ये बनता है सोमैटोट्रोपिन, और इसको क्या कहा जाता है? ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। और ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे होते हैं, जो एक तरह के जो एडल्ट नहीं होते, उससे पहले की जो स्टेज होती है किशोरावस्था में, तो ये वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है हार्मोन वहाँ पर बनना, जिससे कि बच्चे की जो ग्रोथ हो सके। तो ये कहाँ पर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है ग्रोथ हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण नहीं है? हमसे पूछा गया इसमें से जो 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके अंदर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का कारण नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, फॉल्टी फीडिंग प्रैक्टिस बाय मदर, यानी जो गलत तरीके से फीडिंग मदर करती है, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर, यानी खुद माता का ही न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो वहाँ पर सही ना हो, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, जो पानी का जो वो बच्चा ले रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो वहाँ पर जो उनके सराउंडिंग में जो फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंटल। तो इसमें क्या है, जो फॉल्टी फीडिंग प्रैक्टिस बाय मदर है, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर है, या जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये सारे क्या है? रेस्पॉन्सिबल है पैम के लिए, यानी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के लिए। ये जो मैंने आपको बताया ए, बी और डी, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है पैम के लिए। लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 17। उचित पोषण के बारे में सही कथन की पहचान करें। तो उचित पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शन देखेंगे, संतुलित आहार लेने का अर्थ है ऐसा भोजन जो किसी विशेष पोषक तत्व से भरपूर हो। तो किसी पोषक तत्व से भरपूर हो, तो ये तो सही नहीं है। ऑप्शन देखेंगे बी, फलों और सब्जियों को काटने के बाद उन्हें
धोना चाहिए। चावल और दाल को कई बार नहीं धोना चाहिए। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को कुछ देर के लिए पकाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो चावल और जो दाल होती है इनको ज़्यादा हमारे को धोना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, उनके जो न्यूट्रिशनल जो वो होते हैं उसके अंदर फैक्टर, वो वहाँ पर क्या उनके साथ बह जाते हैं पानी में, तो जिससे कि हमारे जो सारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो जो हमारे बॉडी में पोषण होता है वो वहाँ पर बह जाता है ज़्यादा हम चावल को अगर दाल को धोते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्टल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टोमक इज कॉल्ड। हमसे पूछा गया जो डिस्टल पार्ट यानी जो दूरस्थ भाग होता है स्टोमक का, वो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे, फंडिंग, पाइलोरिक, कार्डियक या स्टोमक बॉडी। तो जो स्टोमक क्या होता है, एक तरह से इसकी देखेंगे तो आप जे शेप स्ट्रक्चर होती है, जे शेप पाउच की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, और इसकी जो वॉल होती है ये इलास्टिक मसल की बनी होती है। इसकी जो वॉल होती है स्टोमक की, ये इलास्टिक मसल की बनी होती है, जो हेल्प करती है जो ब्रेक डाउन हुआ होता है फूड का उसको स्टोर करने के लिए, या वहाँ पर जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए। तो इस तरीके से वर्क करता है स्टोमक। तो स्टोमक का जो एंड पार्ट होता है उसको कहा जाता है पाइलोरिक। क्या कहा जाता है इसको, कहा जाता है पाइलोरिक। वो लास्ट में जाकर होता है जे शेप में, तो उसको कहा जाता है पाइलोरिक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, पाइलोरिक। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 19, फंक्शन ऑफ ट्राइप्सिन एंजाइम इज। हमसे पूछा गया फंक्शन जो ट्राइप्सिन एंजाइम का। ऑप्शन देखेंगे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द एसिडिक मीडियम ऑफ ड्यूडेनम, यानी पाचन की बात कर रहा है प्रोटीन की एसिडिक मीडियम में। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द अल्कलाइन मीडियम ऑफ इंटेस्टाइन, यहाँ भी पाचन की बात हो रही है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन ए एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टोमक और नन ऑफ द दीज। तो वहाँ क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन तो होता है। अब देखना ये अल्कलाइन में होता है एसिडिक। अल्कलाइन यानी क्षारीय और एसिडिक होता है अम्लीय। तो ये होता है अल्कलाइन का यानी क्षारीय का। और किस मीडियम में होता है ये, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है प्रोटीन का। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ना, जो ट्राइप्सिन एंजाइम का जो फंक्शन है वो होता है डाइजेशन करना, पाचन करना प्रोटीन का अल्कलाइन मीडियम यानी क्षारीय मीडियम में, और कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर 20, ये आप देखेंगे आपको ये दे रखे हैं, इसके अंदर सामने मैच करना है। ये बाइल जूस, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस और पैनक्रियास, और इनके सामने कुछ पीएच मान लिख रखे हैं। इनके कौन सा करेक्ट है, कौन किससे मेल खाता है, वो आपको लिखना है। तो बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस का होता है 8.0, तो ए का 2 देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, इसी से हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। और वही बात करें सलाइवा का होता है 6.4 से लेके 6.8 तक। गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.5 से लेके 1.8 तक। और पैनक्रियास जूस का होता है 7.8 से लेके 8.6 तक। इसको क्या कहा जाता है, पैनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। वही बात करें ब्लड का, पूछ लिया जाता है कई बार हमसे, तो ब्लड का ध्यान रखेंगे हमेशा 7.4 एग्जैक्ट वैल्यू आप ध्यान रखना। और बात करें सीमन की, तो सीमन का होता है यानी जो वीर्य होता है उसका होता है 7.5। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये थी हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बनता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए मेहनत करते हैं। तो थैंक यू हमारी क्लास में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।